आज हम राजकीय उच्च पाठशाला छुहारा के छात्र एवं छात्राओं को वोकेशनल एजुकेशन टूर पर लेकर आए हैं। उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश फल विकास परियोजना बजौरा, जहां पे विषय विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएगी और जिससे विद्यार्थी प्री वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करेंगे, जिससे विद्यार्थी भविष्य में बेहतर किसान तो बनेंगे ही, साथ में किसानी एवं बागवानी को एक व्यवसाय की तरह भी अपनाएंगे। अभी हम सभी विद्यार्थियों के साथ फील्ड विजिट के लिए चयनित स्थान पर पहुंच चुके हैं। यहां पर हमारे साथ हैं राजेश सर, जो बच्चों को पंक्तिबद्ध करके फील्ड की ओर आगे ले जा रहे हैं, और साथ में हमारे साथ होंगे उद्यान प्रसार अधिकारी श्री लेदराम जी, जो विद्यार्थियों को हॉर्टिकल्चर एवं एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे। इससे पहले हम वीडियो को आगे देखें। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे इस वीडियो को पूरा देखें, जो किसानी एवं बागवानी में रुचि रखते हैं। स्वागत है, मैं लेदराम चौहान, उद्यान प्रसार अधिकारी। आप यहाँ है PCDO बजौरा। यहाँ हम करते हैं प्रोजेनिकम डेमोस्ट्रेटर का काम, ठीक है। अभी हम नर्सरी का काम कर रहे हैं। नर्सरी क्या चीज़ होती है? ऐसा एरिया जहाँ छोटे छोटे पौधे को तैयार किया जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन मतलब उसमें हम प्रोटेक्शन भी देते हैं ना, उसको तो नर्सरी एक एरिया में। उसके बाद उसको जब तक वो ट्रांसप्लांट योग्य हो जाती है, कहीं बेचने योग्य नहीं हो जाती, तब तक उसको नर्सरी में रखते हैं, ठीक है। नर्सरी हमारे पास 3 प्रकार से तैयार की जाती है। एक तो सीड से होती है ना, बीज से करते हैं हम, ठीक है। दूसरा क्लोन से करते हैं। क्लोन मतलब मदर स्टूल एक होता है, मदर है ना, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डिवीजन करते हैं, एक से अनेक बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्लोन, ठीक है। तीसरा कटिंग से। जब हम बीज से तैयार करते हैं, जैसे फ्लावर का है और वेजिटेबल का है, वो तो आपका डायरेक्ट लग जाता है, जैसे आप लगाते हैं डायरेक्ट बीज हो जाता है। जो हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं, जैसे सेब का हुआ, स्टोन फ्रूट का हुआ या जापानी का हुआ, वो डायरेक्ट नहीं लगता बीज। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसको तो स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है कि जो बाहर का जो सीड होता है ना, वो जो हार्ड होता है, उसको सॉफ्टनिंग करने के लिए एक ट्रीटमेंट दी जाती है, उसको होता है स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। जैसे आपने देखा होना एप्पल का सीड, उसमें भी बैक्स का कोट लगा होता है बाहर, जैसे मोम जैसा होता है, उसमें कभी हाथ में लिया हो ना आपने, है ना। और जो आपके स्टोन फ्रूट होते हैं, अखरोट हुए, वॉलनट, और स्टोन फ्रूट दूसरे वाले आपके आड़ू लिए होने आपने, और खुमानी वगैरह कैसे हार्ड होते हैं। अगर डायरेक्ट डालते आप बीज में, उसका बीज नहीं होता है, वो कभी 1-2 लग जाता है, बाकी नहीं लगते। उसके लिए हम ये बीज से जब तैयार करते हैं तो स्ट्रेटिफिकेशन होते हैं, ठीक है। उसमें स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है कि इसमें एक लेयर सैंड की बिछाते हैं हम, जो रेत देखो रखा है, जो गनी बैग हो ना, इसको साथ में रखेंगे ताकि ये जो सैंड है ना बाहर में निकले। पहले इसको बिछाएंगे तो कैसे पूरा, फिर इस बीच में रेत भरेंगे, पहले एक लेयर नीचे, पहले हम रेत बिछाएंगे, फिर बीज डालेंगे, फिर रेत बीज जब तक फुल ना हो जाए, फिर इसको हल्का सा पानी डाल के मॉइस्ट में रखना। ये होती है सर्दियों में स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। जैसे सेब की होती है आपकी 45 दिन की, और जो स्टोन फ्रूट की आपकी लगभग 1 मिनट तक हो जाती है, और जो जापानी जुबूनी की इसको भी लगभग 1 मिनट तक हो जाती है स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन के बाद इसमें जो वो ना स्प्राउट आना शुरू हो जाते हैं हल्का हल्का। जैसे आपने चने तो कभी रखे भिगोने घर में, और 3-4 दिन ज़्यादा हो जाता है तो उसमें स्प्राउट हो जाते हैं, है ना, अंकुर आना शुरू हो जाता है, उसको स्प्राउट, ठीक है। वैसे इसमें वो होता है, कई में तो स्प्राउट हो जाता है, कई में नहीं होता है, मतलब 1.5 महीने में 1 महीने में ये मतलब बीजने योग्य हो जाती है। इसको यहाँ से ले जाएंगे, जो हमने फील्ड बनाई होती है, बेड बनाए होते हैं, फिर उसको हम बीजेंगे ऐसे नहीं, फिर इसमें छांटेंगे बीज, सैंड के साथ इसको डालेंगे ऐसे करके, और सैंड भी चलेगा साथ में, फिर इसको बीजेंगे। 1 साल के बाद पूरा स्प्राउट हो जाएगा, मतलब 2-3 महीने के बाद स्प्राउट हो जाएगा आराम से। साल के बाद इतना गर्म मोटा हो जाएगा, पेंसिल थिकनेस से बराबर, और उससे ऊपर कुछ छोटा बढ़ जाता है। जो छोटे वाले उसको हम अलग से वहाँ से निकाल के दूसरे फील्ड में करके ट्रांसफ़र, और जो पेंसिल थिकनेस के बराबर और उससे मोटा होगा उसको हम वहीं ग्राफ्ट करते हैं फील्ड में, ठीक है। ये है इसका सीड का। दूसरा क्लोन का। आज आपने सुना रूट स्टॉक के बारे, भाई रूट स्टॉक आ रहे हैं, ठीक है। उसको हम सीड से नहीं करते, मतलब एक मदर प्लांट होगा, जैसे मदर स्टूल किसी चीज़ का, उसको मल्टीप्लाई करेगी। इसके 2 तरीके हैं, एक तो होगी ट्रेंच लेयरिंग बोलते हैं इसको ना, एक होती है माउंट, यहाँ दिखाते हैं आपको, यहाँ चलते। इससे पहले आपको कटिंग के बारे में बताता हूँ मैं। तीसरा होता है कटिंग से। कटिंग में क्या होता है, हम 12-16 इंच की कटिंग लेंगे किसी भी चीज़ की, जिसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लो आपने कहीं से सेब लाया, तो आप बोले इसमें जड़ नहीं है, डंडा लाया कहीं से, हम उसमें जड़ लाएंगे, ठीक है। कैसे लाएंगे? एक IBS सोल्यूशन होता है, अपन पढ़ा होना, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड होता है, एक रूटिंग हार्मोन। उसको हल्का सा, जैसे जब कटिंग लाते हैं ना आप, उसको हल्का सा नीचे छील देंगे हल्का सा चाकू से, फिर उसको डिप कर लेंगे उस IBS सोल्यूशन में। IBS सोल्यूशन कैसे बनेगा? जैसे मार्केट से लाएंगे IBS सोल्यूशन, उसमें
3000 ppm बनाएंगे आप। 3000 ppm का मतलब है एक लीटर में आप 3 ग्राम डालेंगे उसको। पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म है। इसमें पहले जो ये डायरेक्टली पानी में नहीं घुलता है, जो आईवी होता है, इसको पहले आपको एल्कोहल जैसे मेथनॉल इथेनॉल ओल ग्रुप में आपने डालना पहले, मतलब 500 से 600 ml ये पड़ेगा मेथनॉल इथेनॉल, और फिर डालना पाउडर। जैसे कंप्लीट घुलेगा ना उसके बाद आप डिस्टिल्ड वाटर डाल सकते हैं, मतलब पूरा लीटर बनाना। फिर आपने सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, फिर आपने वो उसमें डिप के करना है। जितने भी आपने ना वो कटिंग निकाली होगी कहीं से लाई होगी, उसको हल्का सा डिप करना है, हल्का सा कट लगाना, फिर डिप करना है। फिर उसको ऐसे गनी बैग में बंडल बना के ऐसे रेत में डालना है 20-25 दिन के लिए। 20-25 दिन के बाद देखिएगा आप जो इसकी जड़ है ना उसका जैसे स्टार्टअप हो जाएगा शुरू, उसमें जैसे स्पेस जैसे फंगस टाइप की होगी, उसको बोलते हैं कैल्सिंग फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आपको दिखेगा कि भाई रूटिंग की स्टार्टिंग हो गई, इनिशिएशन रूट स्टार्ट हो गया, मतलब लगना उसमें जड़ लगना स्टार्ट हो गया, उसी टाइम फिर आप उसको क्या फील्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे हमने सीड को किया वैसे आप कटिंग को भी ट्रांसप्लांट करेंगे दूसरी जगह। ठीक है, उस साल के बाद उसमें जड़ आना स्टार्ट हो जाएगी। थिकनेस में थोड़ा सा फर्क पड़ता, जैसे इतनी कर पहले से लाई होगी हल्का सा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद उसमें कलम करेंगे फिर नई नई वैरायटियाँ। ठीक है, दूसरा मेथड वो हुआ। तीसरा आपको यहाँ दिखा था क्लोन से ना इस वाली फील्ड में चलो। इसके बाद विद्यार्थी थ्योरेटिकल जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ प्रैक्टिकल जानकारी भी प्राप्त करने के लिए खेतों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो ये है मदर स्टूल, ये मदर प्लांट है, मतलब एक ही है ना ये मदर। इससे हम अनेक बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जैसे हमने सीड से जो सीड बीजते ना तो कितने होते हैं, किलो सीड बीज दिया तो 1000 2000 3000 5000 निकल जाएगी सीड लेंगे, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे। दूसरा कटिंग से बताया मैंने, कटिंग में आईवी लगा के उसमें जड़ आ जाएगी, उसमें ग्राफ्टिंग करो। तीसरा है क्लोन, कहीं से हमने क्लोन लिया है, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करके। एक होता है ट्रेंच, ट्रेंच में होता है कि एक जैसे इसको पहले ग्रो करने देंगे ऊपर तक लगभग 1.5 फुट तक, जैसे मतलब अप्रैल मई तक देंगे ग्रो करने। अप्रैल मई के बाद इसको ऐसे बैंड करेंगे, ऐसे जितना बड़ा होगा इसको बैंड करेंगे ऐसे नीचे। जो एक नीचे वाली जो परत है ये बिल्कुल सैंड में आई ऐसे, सॉरी ये मिट्टी में। फिर इसमें क्या कोकोपीट डालेंगे, नारियल का चूरा, वर्मी कंपोस्ट, केंचू खाद और गोबर की खाद मिक्स करके इसमें डालेंगे पूरा। फिर हरे भरे की मिट्टी चढ़ाएंगे इसमें, मतलब इतना कर इसके ऊपर वाला पोर्शन जो दिखा और इतना इसको दबा देंगे यहाँ तक जितना 1.5 फुट का। फिर बाद में क्या होगा, जैसे ये नीचे सॉइल के कांटेक्ट में आएगी इसमें जड़ें बनना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से जो ऊपर वाली आंखें यहाँ से स्प्रॉट निकला शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ से जैसे जितना लंबा होगा ना, जैसे इसमें 20 आंखें होगी, ये जो बर्ड्स होती है 10 होगी, वो सारे स्प्रॉट ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। मतलब एक से कितने हो गए, अनेक हो गए। फिर ऊपर आ गए और फिर दोबारा इसको मोल्डिंग करेंगे, मतलब इसको भरेंगे मिट्टी को ऐसे को। ठीक है, फिर जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसमें जड़ें आएंगी, जो ऊपर वाला पोर्शन वो आपका बाहर रहेगा। फिर दिसंबर के महीने में क्या करेंगे, जड़ के साथ काटेंगे, फिर उसमें ग्राफ्ट कर लेंगे। यह है ट्रेंच लेयरिंग का। दूसरा माउंट में क्या करते हैं हम, जैसे ये आपका एक सिंगल जैसे अभी काटा ना, इसको रहने छोड़ देंगे, ऐसे देंगे रहने। अब जैसे निटाई गुड़ाई करके अप्रैल मई में इसमें स्प्रॉट आना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ से 10-12 स्प्रॉट आ जाएंगे, जब तक ऐसे लगभग 1 फुट की तक जो ऊपर आएंगे तब तक रहने देंगे। फिर दोबारा इसमें कोकोपीट डालेंगे, नारियल का चूरा, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, गोबर की खाद डालेंगे पूरा, और इसको बंद कर देंगे। जो लास्ट में ऊपर वाला स्प्रॉट है वो रख गए ऐसे। फिर लगभग साल के बाद इसमें नीचे जड़ आ जाती है सारे, और दिसंबर महीने में इसको फिर दोबारा काट देंगे जड़ के साथ ही। जैसे देखिए यहाँ रखी हमने डाल के सारी जो रूट स्टॉक है सारे। अभी जो है जनवरी फरवरी में इसको ग्राफ्ट करके जो फिर दूसरी फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। यह 3 मेथड। बाकी आपने जो फ्लोरिकल्चर के होते हैं जो वेजिटेबल की, तो वो आपको डायरेक्ट लग जाता सीड, उसमें नहीं दिक्कत है, इसमें तो दिक्कत है। फ्लोरिकल्चर में कई बार जैसे गुलाब हुआ आपका कटिंग लगती है, कई बार लोग ऐसे कटिंग जाते तो घर में डाल देते हैं, कई बार चल पड़ती कई बार नहीं चलती है। अगर IBR डाले आपने तो 99% चली पड़ेगी। बाकी आपको फील्ड दिखाते हैं और कैसे कैसे देखो हमने ग्राफ्टिंग की है, नीचे दिखाते हैं वो ग्राफ्टिंग। ये देखो ये ड्रिप सिस्टम है इरिगेशन के लिए, पर आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पढ़ा है ना 8वीं क्लास। इसके बाद विद्यार्थियों ने ड्रिप सिस्टम एवं सिंचाई के विभिन्न माध्यमों के बारे में जाना। जैसे यहाँ प्लांट होगा ना, वहाँ छेद किए हुए, ये हमारा टैंक है, यहाँ से पूरा पानी सप्लाई होगा यहाँ से नीचे तक, फिर यहाँ से आएगा हर जैसे जहाँ हमने रो बनाई होगी ना प्लांट्स की, वहाँ तक पानी आएगा। इसका क्या बेनिफिट हुआ, एक तो लेबर कम होगी, इसमें पानी की बचत होगी, ये सबसे बढ़िया है। और पानी को आराम से आगे इसको बूंद, अगर फ्लड देते आप ना, जैसे आपको मान ले एक बोतल पिला दी पानी की, तो आपको क्या होगा, घुटन महसूस होगी। वैसे इसको भी स्ट्रेस पड़ता प्लांट्स को, है ना। अगर बूंद दी तो आराम से पी लेंगे, जैसे आप घुट पीते ना आराम से, तो आपके शरीर को लगेगा। अगर एकदम से फ्लडेड कर दिया तो इसको स्ट्रेस पड़ जाता है, प्लांट स्ट्रेस है ना, वाटर स्ट्रेस। तब इसको ये सबसे अच्छा तरीका है एक टपक सिंचाई का। इसमें आप मान लो आपका लेबर नहीं है, आप रात को ऑन करके रखो इसको, सुबह तक बूंद करके इसकी जो कैपेसिटी है होल्डिंग ना, जितनी सॉइल की है, तब तक इसको मतलब पूरा पानी मिल जाएगा और हेल्दी रहे प्लांट। और ऐसे आपने फ्लड कर दिया, आपका लेबर भी नहीं है, तो रात भर कोई लेबर पानी नहीं देगा,
है ना। दिन में कोई और काम, रात को आपने बटन दबाया और ड्रिप सिस्टम चल पड़ा, और सुबह तक, सुबह आए तो बटन बंद करो, ना लेबर लगी ना कुछ लगा। स्प्रिंकलर होती है जैसे जो फुहारा होता है ना, वो चलेगा, वो सब्जी के लिए चलता है। और छोटी जब नर्सरी थोड़ी बड़ी जैसी होती है ना, जब थोड़ी सी बड़ी होती है तब स्प्रिंकलर चलता है। जब छोटे छोटे नीचे हो जैसे रूट के लिए चाहिए हमारे को, तब ड्रिप सिस्टम चाहिए होता है। इसके बाद फिर ग्राफ्टिंग होती है। आपने सुना है भाई कौन सी वैरायटी आ रही है, गाला वैरायटी आ रही है, रॉयल वैरायटी आ रही है, ऐसे सुना ना आप नाम सेब के, है ना। ऐसे वो कैसे होती है, नीचे का स्टॉक तो सेम होता है ना। एक सुना आपने पाड़ा, भाई पाड़े पे लगाना होना है। जो पाड़ा होता है वो है सीड से तैयार किया होता है, ठीक है। अगर आप पाड़े पे करते हैं इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। अगर पाड़े पे आप कलम करते हैं ये लगभग 80 साल चलता, 100 साल चलता। आप देखो ना घर में पुराने दादा दादी ने लगाए होते थे प्लांट, वो अभी भी खा रहे हैं हम सेब के, ठीक है। आजकल क्या करते हैं दूसरे वाले जो एक रूट स्टॉक वाले आ रहा है, इसकी लाइफ कम है पर जल्दी सेब देता है। आजकल अर्निंग जल्दी होती है, क्योंकि मेरे को जी 34 साल सेब चाहिए तब है रूट स्टॉक आया। ये जल्दी देता फ्रूट पर जल्दी चला जाता है। 25 से 30 साल है इसकी उम्र लगभग, है ना। 25-30 साल में ख़त्म हो जाता है। पर है कि अर्ली अर्निंग, जिसने जैसे सोचता है कि भाई बच्चों के लिए नहीं रखना, खुद के टाइम के लिए चाहिए अभी लेटेस्ट है, तब ये रूट स्टॉक है। रूट इसमें इसके करैक्टर भी ऐसे कि कोई बीमारी इसमें लगती नहीं है। जैसे आपके बुली एफिड हुआ, जैसे कॉलर रॉट होता है, इसमें सडन रोग लगता है इसमें, ऐसे इसमें कोई रेजिस्टेंस भी आ जाती है ना। और इसमें साइज़ भी यूनिफॉर्म आता है। रॉयलों में कई बार नीचे वाले का कुछ अलग होता है, बीच वाले का कुछ साइज़ अलग होगा, ऊपर वाले का कुछ साइज़ अलग होता है। और इसमें बराबर आता है कटिंग पे जो सीडलिंग वाला है, ठीक है। इसमें अपनी मर्जी की वैरायटी आप लगा सकते हैं। नीचे इसमें अलग है, अगर छोटा चाहिए तो छोटे वाले के M9 है, 111 थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें M7 थोड़ा सा मीडियम साइज़ का होगा। ऐसे ऐसे अलग अलग रूट स्टॉक हो गया आपके, ठीक है। आप सोचिए कि अगर मेरे को कोल्ड हार्डी जैसे किन्नौर के लिए मेरे को अलग से चाहिए रूट स्टॉक, उसके लिए अलग है। जिनेवा सीरीज़ का है हमारे पास, G935, G41, G41 है ना, ऐसे ऐसे आते हैं अलग अलग। और बाकी इसके ऊपर ग्राफ्टिंग का तरीका, ग्राफ्टिंग 2-3 प्रकार की करती है। एक होती है टंग ग्राफ्टिंग, एक क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट में क्या करते, पुराने टाइम में क्या करते थे, एक दराट या तिखा नोकीला ऊपर से क्या कर चीरा मारते थे ऐसे, फिर उसको दोनों साइड से कलम छिलते थे और उसमें लगाते थे, उसको बोलते क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। फिर प्लास्टिक लगा के। और आजकल क्या है, अब चलिए टंग ग्राफ्टिंग। टंग में क्या होती है, एक आपका साइन वुड लेके, साइन वुड का मतलब कलम ना, साइन SION साइन होता है, ठीक है, कलम है। उसको एक स्लांट कट देंगे, मैं नीचे बताऊंगा अगर कोई लगे हो करने, स्लांट कट मारेगा उसको, और सेम उसी स्टॉक में जो आपका रूट स्टॉक जड़ का जो होगा उसमें सेम कट मारेंगे, और हल्की सी जीबा बनाएंगे दोनों में सेम बराबर, और जीबों को जोड़ देते हैं और फिर बाइंड अप कर लेंगे, ताकि बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह, कोई फंगल वगैरह इन्फेक्शन ना हो। जैसे आपके प्लस्तर नहीं लगता है, कोई बीमार होते हैं, और उसमें भी आपस में टिश्यू मिलेंगे और 2-3 मिनट में जुड़ जाता है जी। ये ग्राफ्टिंग का मेथड। फिर जैसे नीचे आपने ऊपर लगाया रॉयल, तो रॉयल लगेगा, गाला सीरीज है तो गाला लगेगा। जैसे आप बोलते हैं कि भाई खुमानी है, ठीक नहीं है, कुकड़ भी है, कोई मीठे वाली चाहिए, मेरे को लाल कलर वाली चाहिए, वैसे लाल कलर वाली वैरायटी लगाओ तो लाल कलर वाली वैरायटी निकलेगी। अब येलो वाली चाहिए तो येलो वाली निकलेगी। ऐसे कर सकते हैं आप। गुलाब में भी ऐसा है, फ्लोर जैसे फ्लावर में अगर आपको बोले कि मेरे को पीला फूल चाहिए तो उसकी कलम लगा सकते हैं आप। इसमें भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। एक बडिंग होती है। बडिंग में क्या होता है, जैसे ये है ना आँख, इसको बोलते हैं बडिंग, बड जो आँख है। आप कहीं से उसमें को कलम नहीं चाहिए, आप इस बड को निकाल के चिप, इसकी चिप निकालनी बड के साथ, जो अंदर कैम्बियम होता है इसमें जो लकड़ जैसा है, वहाँ तक निकालना आपने इसको, और इसी चिप को यहाँ से निकाल के किसी दूसरे प्लांट में लगा सकते हैं। सेम फैमिली कौन चाहिए, जैसे सेब जैसे स्टोन फ्रूट का होगा, जैसे खुमानी का खुमानी में, खुमानी का प्लम का खुमानी में डाल सकते हैं आप। इसमें आप वो चिपका के हल्का सा इसका वो रखना खुला जो आँख होती है, बाकी इसको रैप करके फिर आपका यही से प्लांट चल पड़ेगा। इसी बड से एक आँख से आपका प्लांट चल पड़ेगा पूरा का पूरा। फिर आपको कलम लगाने की जरूरत भी नहीं है। अगर कलम लगानी है तो तब 2-3 आँख चाहिए ऊपर के लिए, ठीक है जी। अगर प्रैक्टिकल दिखाना तो यहाँ 1-2 बंदे हो, यहाँ बोलता मैं इसको पूछो, कुछ पूछना हो तो। मैं पूछ रही हूँ गोभी के बीज को कैसे तैयार करते हैं। तैयार करना, हाँ जी। अच्छा, इसके लिए पहले तो आपको बीज लगाना पड़ता है, फिर उसको ग्रो मतलब उसमें आपका जो वो है ना, जैसे गोल ये होता है हेड बोलते हैं, उसको बनने देना पड़ता है, उसको आपको फुलाना होता है। मतलब ये पॉलीहाउस के अंदर बनाता है ना, ताकि अरे परे का जो जैसे मतलब कोई पतंगा ना आए, कोई बीमारी ना आए, इसका अलग ही होता है। फिर इसमें आपकी गोभी नहीं बनेगी, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे जैसे वो जी बॉल नहीं बना इसका, उसमें फूल निकलेंगे। जब फूल बनेंगे फिर उसके अंदर बीज बनता है तैयार करके, कॉस्टली बनता है। इसमें प्रोटेक्शन आपको बहुत चाहिए, पॉली हाउस वगैरह चाहिए आपको। फिर बीज को ट्रीट करेंगे, इसमें आपको फंजीसाइड डालना पड़ता है ताकि इसमें कुछ फंगस ना लगे, ठीक है। फिर पैकिंग करके आता है, सीड से तैयार होता है, सीड से सीड बनेगा। गोभी को बनने देंगे, उसको हम प्रोडक्टिव फेज में लेंगे, ना कि वेजिटेटिव में लेंगे। उसको जैसे जो हेड बनता है वो नहीं देगा बनने उसका, उसके बाद आपका सीड बन जाएगा ना। ये तैयार हो गया है, इसको काट के अब पहले ट्रांसप्लांट करके फिर इसमें ग्राफ्टिंग करेंगे। ये हमने रूट स्टॉक निकाला है यहाँ से, देखो ये दिख रहा है आपको, इतने मोटे होने चाहिए। देखो जब ये मल्टीप्लाई किए थे ना हमने यहाँ रूट स्टॉक, ये देखो हमने जड़ के साथ निकाले हैं। अब यहाँ रखे हैं,
अब इस महीने इसमें ग्राफ्टिंग करनी है हमने, अलग अलग वैरायटी की ग्राफ्टिंग करनी है। फिर इसको दोबारा हमने फील्ड में लगाना है। पहले हमारे को स्टॉक चाहिए होता ना, अलग अलग प्रकार का स्टॉक, छोटा स्टॉक चाहिए, बड़ा स्टॉक चाहिए, हाइट के हिसाब से। पेड़ बड़ा बनाना, छोटा बनाना, उस हिसाब से हमें अलग अलग ये रूट स्टॉक तैयार किया है। ये देखो हमने अभी एक आपकी ग्राफ्टिंग की हमने। ये देखो हमने आम लूक की किया है ग्राफ्टिंग, कभी आम लूक पे किया हमने चपानी की कलम, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थियों ने गाला वैरायटी में तैयार किए गए पौधों के बारे में जाना, बीड मैट के बारे में जाना और खरपतवार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। ये देख रहा आपको क्या चीज़ है, ये क्यों डाली है? इसको बोलते हैं बीड मैट। खरपतवार सुना, खरपतवार ऐसा पेड़ जहाँ जिसकी जरूरत ना हो उसको बोलते हैं खरपतवार, बीड्स, अनवांटेड प्लांट, ठीक है। जैसे गेहूँ लगाते ना आप, गेहूँ के खेत में कुछ मक्की आ गई एक दो या कुछ घास आ गया, वो है अनवांटेड प्लांट, जिसकी जहाँ जरूरत ना हो। आपने लगाया गेहूँ है और निकल रहा है वहाँ बीच में मक्की, है ना। जैसे देखो हमने यहाँ लगाई है बीड मैट, इसके नीचे आपके जो घास उगेगी नहीं, देखो है, और मॉइस्चर भी रहेगा। फिर नहीं तो आपकी लेबर अगर पूरे साल आप ऐसे रखे ना बिना बीड मैट के, तो यहाँ से ऊपर इतना घास लग जाएगा तो लेबर इतनी लगेगी जितना इसमें फ्रूट नहीं होगे। इससे क्या होगा कि एक बार ये लगा दिया हमने, बीच में तो हमने टिलर चलाना होता है, घास काटने वाली मशीन, और इसके जो कॉन्टैक्ट जो साथ साथ है इसमें हमने काम यही करना होता है ना, खाद भी डालनी पड़ती है यहीं, और कल्चर ऑपरेशन जो भी होते हैं वो यही करने पड़ते हैं, ठीक है। इस ये चाहिए हमारे को साफ हुआ इतनी करी पट्टी, खरपतवार नहीं उगेगा, घास नहीं उगेगी नीचे से, ठीक है। इसको बोलते हैं बीड मैट, बीड का मतलब खरपतवार, ठीक है। एक मल्चिंग होती है, जैसे घास की मल्चिंग करते हैं ना आप, जैसे अभी हमने ना ग्राफ्टिंग कर दी है या कोई भी क्रॉप लगाते हैं, आपने देखा सूखा घास घर में रखते हुए, कोई क्रॉप लगाते हैं आप, जैसे साग लगाते हैं, फिर डालते हैं ऊपर से घास डालते हैं, सूखी घास, उसको से मल्चिंग। वो क्यों करते हैं मल्चिंग? जैसे गर्मी में जैसे उसमें एकदम से सनलाइट ना पड़े और फिर उसमें मॉइस्चर बना रहे, आपका नमी बनी रहे, तब लगाते उसको। फिर जो अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे डिलीशियस वैरायटी में क्या होता है कि इसमें हमारे को पोलिनेशन की जरूरत पड़ती है। जो गाला वैरायटी होती है, गाला वैरायटी में इसमें ये सेल्फ पोलिनेटेड होता है, इसमें मेल फीमेल सेम प्लांट में होता है। और पूछना कुछ? ये इसमें सर स्पोर्ट डालना पड़ता है तार? हाँ जी, हाँ जी, ये M9 पे ना सबसे ड्वार्फेस्ट रूट स्टॉक है M9। अगर इसमें जब फ्रूट लगते हैं तो फिर इसमें बिल्कुल इसकी ये रूट बड़ी शैलो होती है, बहुत ये डीप नहीं होती है, ये मतलब हार्डली 1 फुट नीचे गई होनी, बाकी ऐसे फैली होती है। हाँ जी, हाँ जी, गिरने का डर होता है, सबसे छोटा होता है, फ्रूटिंग में आगे तक गिर भी सकता है, तब इसको सपोर्ट देना जरूरी होता है। इस सपोर्ट से फिर गिरेगा नहीं है प्लांट ना, और ये भी फ्रूट पे टिके रहेंगे। और ये सामने सर सोलर प्लांट का ये लगा हुआ कुछ सोलर ये है हमारा इंसेक्ट ट्रैप है। इसमें जब कीट आते हैं ना, इसमें नीचे लगी होती है लाइट जी, जो जाली के बीच में, और जो जाली में इसमें करंट होता है, और जैसे अंदर लाइट होगी, जैसे जो आते हैं ना आपके मक्खियाँ रात को आती है, जैसे मौत होती है तो कुछ रात को तितली आती है, और दूसरे बीटल्स आते हैं के पास आते नहीं, उसको एक जो होते हैं ना बिल्कुल ऐसे बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े बोलते हैं ना, बीटल बोलते हैं उनको, रूट बोरर के होते हैं ना वो एडल्ट, कुछ शूट बोरर के होते हैं जो जड़ खा के इसके तने खा के आते हैं, कुछ जड़ खा के आते हैं। उसका एक एडल्ट होता है, उसको इतना बड़ा होता है, उसकी सींग देखे आपने, एंटीने कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, वो लाइट से अट्रैक्ट होता है, हाँ। वो एक्चुअल में उसको मरने नहीं आएगा, वो आएगा सिर्फ लाइट देखने। जैसे उसको लाइट दिखेगी, जैसे लाइट दिखेगी तो उसका जैसे जो इसमें जैसे सोलर करंट होगा ना, उसमें एकदम से फंस जाएगा। वो नीचे रखा होता है हमने इसमें पानी में फेरोमोन दूसरे वाला जो मरने, या पानी रख दो डायरेक्ट आप, या कोई इंसेक्टिसाइड डाल दो, जैसे वहाँ टच होगा वो वहाँ से ऊपर से गिर जाएगा नीचे और नीचे मर जाएगा। मतलब जैसे इसमें डैमेज नहीं होगा ना, फिर इसमें शूट में घुसेगा ना फिर रूट में घुसेगा, वो डायरेक्ट वहीं मर जाएगा। इसलिए इंसेक्ट ट्रैप है, ये ट्रैप बना एक जाल जैसे बोलते हैं ना, जाल बिछा के रखा है कीट के लिए। ML बना के इसका रूट स्टॉक बनेगा, ऐसा बनेगा ना, वो पढ़ लिया आपने। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपके बुक्सों में रह जाएगा, आपके दिमाग में रह जाएगा, आप भूल भी सकते हैं। फिर आप सोचोगे रट्टा मारा कि कितना ML डालना था, 400 ml डालना था, 300 ml डालना था, भूल जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल किया गया, यहाँ हमारे जो लेबर भी काम करती है, हमने बोला 300 ppm बनाओ, तो ppm नहीं जानते, सीधा उनको पता 3 ग्राम 1 लीटर में डालना है, वो 3 ग्राम तोल लेंगे। अब उनको पता है 3000 ppm 3 ग्राम पर लीटर डालना है। ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का अलग होता है। ड्रिप सिस्टम पढ़ा था, देखा नहीं था, आज ड्रिप सिस्टम देख लिया। बूंद बूंद हाँ, अब आप पता कि वहाँ है क्या बोला था, लेबर कम लगेगी, आराम से पानी आएगा। मैंने बोला था ना, आप ज़्यादा पानी पिएंगे क्या होगा, स्ट्रेस पड़ेगी, आप घुटन होगी आपको, वैसे प्लांट को भी घुटन होगी, ये भी ज़्यादा नहीं पी सकते। ये देखा आपने गेंदे के फूल देखे आपने, बीज चाहे आप पहले लगाओ या बाद में लगाओ, फ्लावर मतलब लगभग इसमें अक्टूबर नवंबर में आ जाता है, अक्टूबर नवंबर में। अगर पहले आपने लगाया क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी। वेजिटेटिव का समझते हैं आप, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, बॉडी बनेगी उनकी, जैसे प्लांट्स की, जैसे इतना बड़ा होगा तो और मोटा होगा, फूल नहीं आएंगे। फूल का पीरियड कब होगा, जैसे ही आपका जो दिन घट जाएंगे, रातें बढ़ेगी, तभी उसको मिलेगा कि अब मेरा फूलने का समय आ गया है, उनको वो सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। फिर खिलेगा, तब तक नहीं खिलेगा। तब तो देखा आपने
कई तो इतने बड़े प्लांट होते हैं, फूल ही नहीं आता है। देखा मैंने गेंदे के, अगर पहले जिसने बीज डाला होता है, अगर जिसने जो हमारा पौधा ये से डाला है इतना बड़ा बड़ा हो गया, फूल नहीं आ रहा है। फूल कब आएगा? ना जब तक उसको बोलते हैं ना, हाँ, जब उसका जो शॉर्ट पीरियड आएगा ना, उसका अंधेरा जल्दी होता है, तभी उसको सिग्नल मिलेगा आपके खिलने का समय आ गया, तभी खिलता हो, तब तक नहीं खिलेगा, क्योंकि वो शॉर्ट डे प्लांट है ना। उसको दिन कम चाहिए होता है, रात ज़्यादा चाहिए होती है। अगर दिन ज़्यादा, लाइट ज़्यादा, अगर आपने इसका इफेक्ट पर तो लाइट का इफेक्ट है, अगर रात को आपने जला के रखी लाइट है, पौधा सोएगा नहीं, तो उसका स्टोमेटो खुला रहेगा, है ना। उसको मतलब कि वो कुछ भी खाता पीता ही रहेगा, मतलब उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, मतलब हेल्दी होगी, पर फ्रूटिंग में नहीं आएगा, समझे आप, मतलब फल नहीं दे पाएगा उसको, मतलब बड़ा बड़ा होता है, वो अपना खाने का काम करेगा बस, जैसे मैच्योरिटी नहीं उसमें आएगी, बोल कर मैच्योर नहीं होगा वो, क्योंकि उसको जिम्मेदारी नहीं पड़ रही है। जिम्मेदारी वही है ना कि वो उसको तलाइट ही पड़ रही है, जब उसको अंधेरा पड़ेगा तब उसको पता है कि अब सोना भी है मैंने। हाँ जी, हाँ जी, क्लोज करना, फिर उसने आगे पड़ेगा, आप जब आगे जाएगा ना। ठीक है, अभी थैंक यू। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो आप। तो ये तो थे हमारे साथ उद्यान प्रसार अधिकारी श्री लेदराम जी, जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की, जिसमें बागवानी के एकीकृत विकास पर और उसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जियां, मशरूम, औषधि और सुगंधित पौधों की खेती की जानकारी प्रदान की, और इसके साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले पौधों की और रोपण सामग्री तथा ड्रिप सिंचाई, वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ जैसे बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने हमारे विद्यार्थियों के लिए दी, और साथ में बागवानी का विविधीकरण और प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक जैसी जानकारियाँ विद्यार्थियों के साथ साझा की। उम्मीद है ये सारी जानकारियाँ विद्यार्थियों के भविष्य में इनके लिए काम आएगी। अब हम आगे मशरूम की खेती के बारे में जानने के लिए उद्यान प्रसार अधिकारी श्री जगदीश जी के साथ दूसरे फील्ड पर विजिट करेंगे, और जहाँ पे जाकर के हम यह जानेंगे कि किस प्रकार से मशरूम की खेती की जाती है और मशरूम की खेती को करने के लिए क्या क्या सावधानियाँ और क्या क्या आवश्यकताएं रहेंगी। तो अभी हम श्री जगदीश जी से यह जानकारियां प्राप्त करेंगे। मेरा नाम जगदीश ठाकुर है, मैं यहाँ पे एज अ हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ, और यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, मशरूम यूनिट में खाद बनाते हैं। खाद किस चीज़ की बनाते हैं? वाइट बटन मशरूम की। देखा है जो दुकानों में बिकता है, देखा है मशरूम कैसा होता है, देखा है सफ़ेद है, उसकी ये खाद है। ठीक है। दूसरा मशरूम ढींगरी का नाम सुना आपने? मुर्गी की कलगी देखी है कैसी होती है? वैसा जैसा होता हो, जंगलों में भी मिलता है। आपके साइड होते हैं जंगली मशरूम। तो खाने योग्य कौन से है, नहीं खाने योग्य कौन से, वो उस चीज़ का पता है कि जहरीला कौन सा है और कौन खाने वाला है, उस चीज़ का पता है? आपको नहीं है पता। कभी भी जंगली मशरूम अगर आपने खाना है तो उसमें आपने विशेष ध्यान रखना कि वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए, टच करके उसको देखना। दूसरी बात, उसकी स्मेल सूंघनी है आपने, अजीब जैसी अटपटी जैसी स्मेल आएगी तो वो नहीं लेना आपने। ठीक है, ये इसकी मेन बेसिकली पहचान है। कई तरह की प्रजाति है जंगल में, कई खाने योग्य है, कई नहीं खा सकते। आपने कभी सुना भी होना, न्यूज़पेपर में कई बार न्यूज़ आती है कि शाम को मशरूम खाए और सुबह मरे हुए पाए गए, तो वो है जहरीले मशरूम। कभी भी मशरूम आपने खाना है, चाहे मार्केट से लो, चाहे अपना है या जंगली है, तो उसको क्या करना, बनाने से पहले काटो, काटने के बाद हल्का जैसा गुनगुना पानी और नमक उसमें बॉईल करना। वो क्यों करना? ताकि उसमें जो भी हल्के फुल्के कीटाणु होंगे वो मर जाते हैं। ठीक है। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा, जो आप लोगों को समझ आएगा आपने वही चीज़ समझनी। ये जो खाद है ये बनते 2 फेज़ में, ये बाहर वाला हो गया, दूसरा हो गया जो ये टनलें दिख रही है आपको, दरवाजे दिख रहे हैं ना, दूसरा फेज़ हो गया वो। ठीक है। जो पहला फेज़ होता है इसमें पता क्या क्या पड़ा हुआ है? गेहूं का भूसा देखा है, कणक देखी है? कणक को जब हम थ्रेशिंग करते हैं जो निकलता है उसको बोलते हैं गेहूं का भूसा, व्हीट स्ट्रॉ। दूसरा मुर्गे की बीट पता है, वो डलती है इसमें। खड़ जो गाय को देते हैं खाने के लिए, चोकर वो। ठीक है। यूरिया खाद, वो चीज़ें इसमें डलती है। जब उन चीज़ों को डाल देंगे फिर दूसरा प्रोसेस होगा स्टार्ट आपका। यहाँ पे पहले रहेगा, यहाँ पे वेटिंग होगी, उसको मिक्स करेंगे थ्रू लोडर, ये जो आपको ट्रैक्टर दिख रहा है। उसके बाद लगेगी आपकी ऐसी ढेरी इस मशीन की हेल्प से। ठीक है। फिर इसको करेंगे मिक्स, फिर जाएगा इसके बाद अंदर टनल में पकने के लिए। आधी पकाई इसकी बाहर हो चुकी है, जो बच गया है, जो इसमें कीटाणु है, जीवाणु है, उनको हमने मारना है। वो मरेंगे कैसे?
कोई भी सब्जी है उसमें मान लो कीट है कोई, पहली बात तो है कि उसको हाथ से निकाल के मार सकते हैं। दूसरा कैसे निकालेंगे उसको, कैसे मारेंगे, बॉईल करेंगे ना। तो इसको भी हम आर्टिफिशियल हीट देंगे। बॉयलर एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या है कि एक स्टीम बनती है, स्टीम बनेगी, इसमें हम हीट देंगे, इसका टेम्परेचर हाई होगा लगभग 58 डिग्री के आसपास, तब जाके इसमें जो कीटाणु जीवाणु हैं वो मरेंगे। जो आपको ये गंदी स्मेल आ रही है ना, ये है आपकी चिकन मैन्योर की, मुर्गे की बीट की। अभी तो थोड़ी कम होगी, स्टार्टिंग में जब डालते हैं तब यहाँ जीना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब अंदर जाएगा, पकेगा, ठंडा होके बाहर निकलेगा, तब बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी इसमें। लास्ट में जब मशरूम निकलेगा तब तो फिर क्या बात है, ठीक है। और मशरूम एक ऐसी चीज़ है, इसका कोई भी पार्ट खाद से लेके फ्रूट तक इसका वेस्ट नहीं जाता, ठीक है। वो क्यों नहीं जाता? जैसे हम आपको यहाँ से खाद देते हैं, पहली बात तो आप क्या करेंगे, मशरूम खाएंगे, बेचेंगे। जो लास्ट में खाद आपकी बचेगी उसको आप अपने क्यारियों में, बाग बगीचों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मोटी मोटी मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बताऊं, हम देते हैं 10 किलो का बैग 90 रुपये का। आपके घर पहुंचते पहुंचते चलो 10 रुपये इस पर कैरेज लगा दिया, 100 रुपये का पड़ा। 3 महीने की टोटली क्रॉप है। 3 महीने के अंदर आप लगभग उसी 100 रुपये से आप 600 रुपये बना सकते हैं। वो कैसे, वो मैंने बता दिया। मशरूम निकलेगा, आप खुद भी खाएंगे, बेचेंगे भी, लास्ट में जो खाद है उसको आप बगीचे में भी डाल सकते हैं, समझ गए। तब जाके आपका इसका 400 से 500 रुपये इसका प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट भी है इसमें, पर कंडीशन क्या है। आप ऐसा सोचेंगे कि मैंने आपको बोल दिया 100 रुपये का 3 महीने में 500 बन रहा है, तो सारे क्यों नहीं कर रहे इस चीज़ को। इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और साफ़ सफाई, 3 चीज़ें इसमें मेंटेन रखनी पड़ती है, ठीक है। अगर ये चीज़ें मेंटेन हो चुकी है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक फंगस है, मशरूम एक फफूंद है। मान लो इसमें कोई बीमारी आ गई बैग में, आपने उस बैग को टच कर दिया, फिर आपने दूसरे बैग में उसी हाथ को लगा दिया, तो वो बीमारी ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि ये फंगस है, ये फैलती जाएगी। तो इसमें नकल जैसी नहीं बरत सकते आप। जैसे पौधों में स्प्रे आज करेंगे तो ठीक है, कर दी, या तो हफ्ते बाद करेंगे तब भी ठीक है। इसमें अगर बीमारी आई तो स्टार्टिंग और इनिशियल फेज़ पे ही आपको क्योर करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि हम कल करेंगे, तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी और क्रॉप आपकी ज़ीरो होगी, तो आप टोटल लॉस में जाएंगे। और तो आजकल की जो जनरेशन है, मेरी उम्र के या मेरे से छोटे, मेरे से बड़े, वो प्रेफर कर रहे हैं मशरूम की खेती के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, लेबर कोई नहीं लगेगी, भारी काम कोई नहीं है। जब हम यहाँ से रेडीमेड बैग देते हैं या कोई बाहर से भी परचेज़ करता है, 15-20 दिन तक उसमें कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। फिर 1 या 2 दिन इसमें थोड़ा सा काम होता है, फिर 15-20 दिन दोबारा गैप है। फिर जब आपकी प्रोडक्शन आना स्टार्ट होगी, तब आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, सारे इसको काम को कर सकते हैं। इसमें कोई खिलनी नहीं मारनी, कोई कुदाड़ी नहीं मारनी, कोई गेंती नहीं मारनी, ठीक है। तो ये है, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तब भी बहुत अच्छा है। विटामिन डी होता है इसमें, और किसी चीज़ में होता है विटामिन डी? कहाँ से मिलता है आपको विटामिन डी? सूरज से मिलता है ना। अगर आप धूप लेंगे तभी आपको विटामिन डी मिलेगा। जो इंसान धूप नहीं ले सकता, वो अगर मशरूम खाएगा, एक स्टडी के हिसाब से क्या पाया गया है, अगर 10 साल तक कोई सुबह और शाम को मशरूम का सूप लेता है या कोई इंग्रेडिएंट उसका खाता है, तो उसको कोई बीमारी नहीं होती है, हल्की फुल्की कोई बीमारी नहीं होगी उसको। चाइना के लोग देखे कैसे होते हैं, वो सिर्फ बॉइल्ड मशरूम खाते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास कई टीमें आती हैं, नीदरलैंड से एक्सपर्ट्स वगैरह आते हैं। बाकी रही इसकी मार्केटिंग की बात, मान लो अगर आपने बैग लगाया है, किया है, मशरूम आपके बिक नहीं रहे हो, तब क्या करना? खाएंगे भी खुद कितना, डेली थोड़ी ना खा सकते हैं। तो इसको आप काट के सुखा सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं, बाद में बेच सकते हैं। पाउडर बना के फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप सेल आउट कर सकते हैं, या काट के सुखा के 200 ग्राम की या 50 ग्राम की पैकिंग बना के, जैसे कोई कहीं शादी होती है या धाम होती है तो वहाँ पे कांटेक्ट करके आप लोग कर सकते हैं। तो ये है मशरूम का, ये था। थैंक यू। कुछ पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं। पूछना। मशरूम की खेती के लिए कितना ताप चाहिए? तापमान जी। देखो जी, इसमें 2 है तापमान। जैसे मान लो, सपोज करो कि आज हमने आपको बैग दे दिया, या आप लोगों ने कहीं से भी, आपके घर वालों ने बैग ले आया, जो स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन है, उस टाइम आपको 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ताकि उसमें प्रॉपर माइसीलियम फैल जाए, फंगस फैल जाए, ठीक है। जब फैल जाएगा, फिर क्या करेंगे, हम हल्का हल्का इस बैग को तोड़ेंगे,
फिर वो आपका दूसरा फेज स्टार्ट। यहाँ पे मिट्टी बनाएंगे, उसको बोलते हैं केसिंग मिट्टी। वो आप लोग भी बना सकते हैं घर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब 15 से 20 दिन के बाद हमने 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया, माइसीलियम फैल गया, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर एक मिट्टी की लेयर डालेंगे ऊपर से। जब मिट्टी की लेयर डालेंगे, हल्का हल्का पानी का छिड़काव करेंगे, फिर टेम्परेचर को कम करेंगे 15 से 18 डिग्री। बस इसमें 2 ही टेम्परेचर है। स्टार्टिंग में ज़्यादा चाहिए, जब मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी डालने के बाद इसको कम चाहिए। ठीक है, ये होता है। बाकी जो आप लोगों के पुराने घर जो होते हैं लकड़ी के, या तो फिर वो उसके कीचड़ वाले मड हाउस, वो इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है। वो क्यों है? सर्दियों में वो रहते हैं गर्म और गर्मियों में रहते हैं वो ठंडे, क्योंकि आजकल की डेट में नौकरी मिलना बहुत टफ है। ठीक है, अपना बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट भी है, सब कुछ है। इस लाइन की तरफ बहुत जा रहे हैं। पहले इंटरेस्ट बहुत कम था, जिस हिसाब से इसमें प्रॉफिट भी है और नेचुरल भी है और आपकी लेबर कॉस्टिंग भी कम है, बहुत कम है, तो आप जा सकते हैं। इनका क्वेश्चन था जी कि उद्यान विभाग में जैसे आपकी तरह अगर इन्होंने भविष्य में जॉब करनी है या अपना भविष्य बनाना है उसमें, तो किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी इनको? देखो जी, अभी आप कौन सी क्लास में है? 6th में, 6th 7th ना। तो जैसे आप 10th करेंगे, 10th के बाद आप लोगों ने साइंस रखना है, आर्ट्स और कॉमर्स नहीं रखना, अगर इस लाइन में आपने आना है। हाँ, जो ठीक है पढ़ने में लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो बोथ भी रख सकता है, मेडिकल और नॉन मेडिकल। ठीक है जी। तो अभी क्या है, स्कूलों में एग्रीकल्चर वोकेशनल सब्जेक्ट है, वो उस चीज़ को आप चूज़ करो 10th के बाद +1 +2 में, पर कंडीशन वही है कि साइंस होनी चाहिए, तब आप लोग इस फील्ड में आ सकते हैं। ऐसा है, +2 करने के बाद साइंस में अगर वोकेशनल सब्जेक्ट रखना है तो रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो चीज़ें आप वो यहाँ पढ़ेंगे स्कूल में, वही चीज़ें आप फर्दर आगे पढ़ेंगे। आप हिंदी में पढ़ेंगे, वही चीज़ें इंग्लिश में होगी, पर आपको ना उस टाइम थोड़ा थोड़ा एकदम से रिकॉल हो जाएगा कि ये चीज़ें हमने पढ़ी है। फिर क्या हुआ कि एंट्रेंस होता है, नौणी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी, सोलन में एक है, दूसरी है आपकी CSK पालमपुर, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2 है, एक वेटनरी का है और एक एग्रीकल्चर का है। हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही है, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, 2 चीज़ें। पर फॉरेस्ट्री में ऐसा है कि सीटें थोड़ी लिमिटेड निकलती है। हॉर्टिकल्चर में ऐसा है कि अगर मान लो अगर आपको कल दिन को जॉब नहीं लगी, ठीक है, तो आप अपना बाग बगीचा भी संभाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये डिग्री जो होगी BSc ऑनर्स की, ये 4 साल लगेंगे इसको। 4 साल में आपको पेड़ पौधों के बारे में सिखाएंगे, फल सब्जियों के बारे में सिखाएंगे, फूलों के बारे में सिखाएंगे, मतलब जो भी बेसिक हॉर्टिकल्चर का एग्रीकल्चर का है वो आपको 4 साल में सिखाया जाएगा। फिर 4 साल के बाद आती है MSc की बारी। तो MSc जो है आपकी, वो आपने चूज़ करना है कि मैंने कौन सी फील्ड में जाना है, फल में जाना, सब्जी में जाना, फूलों में जाना, या फूड प्रोसेसिंग में जाना, या कीट वाले उसमें जाना। अलग अलग है बहुत MSc करने के लिए। एंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फ्रूट साइंस है, वेजिटेबल है, ब्रीडिंग है, फ्लोरिकल्चर है, फूड टेक है, वो किस में जाना। जब आपने MSc मान लो आपने फ्रूट साइंस में कर ली, तब आपको फिर PhD करनी पड़ेगी फ्रूट साइंस में, तब आपके नाम के आगे लगेगा डॉक्टर। ठीक है, जो BSc होगी वो बैचलर डिग्री, जो MSc होगी वो होगी मास्टर डिग्री, जो आपकी PhD होगी वो होगी आपकी डॉक्टर डिग्री। ठीक है, तो जब आप PhD करके निकलेंगे, फिर इसके लिए क्या होता है, एक नेट का टेस्ट होता है साइंटिस्ट लगने के लिए। प्रोफेसर भी लग सकते हैं, साइंटिस्ट भी लग सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी लग सकते हैं, MSc करने के बाद भी लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। और जैसे हम विभाग में लगे हुए, तो हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जो हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की जो पोस्ट है, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। पर ग्रेजुएशन भी आपकी उसी यूनिवर्सिटी से चाहिए जो कि ICAR से एफिलेटेड हो। प्राइवेट कॉलेज तो बहुत है, देहरादून में है, आपके बाहर भी है, बहुत है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी है, पर उनकी एफिलेशन बहुत कम है। जहाँ पे ICAR से एफिलेटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है, तो इस फील्ड में अगर आना है, ग्रेजुएशन करो, मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन का है। ठीक है, वो करो, टेस्ट दो, आप आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी और फील्ड में जाना है, तो आप जो आपने ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर में की हुई है, वही ग्रेजुएशन आपकी वहाँ भी काउंट हो जाएगी, वो सिंपल ग्रेजुएशन के हिसाब से, ना कि पर्टिकुलर कोई स्ट्रीम है। जब हमारी फील्ड में आना है, तब आपको पर्टिकुलर स्ट्रीम चाहिए, BSc हॉर्टिकल्चर या BSc एग्रीकल्चर या BSc फॉरेस्ट्री या BSc वेटनरी। ठीक है, तो ये है, आपने जो फ्यूचर डिसाइड करना है वो 10th के बाद करना है कि आपने मेडिकल रखना है या नॉन मेडिकल रखना है या बोथ रखना है।
देख रहे हैं ये जो मंदिर है हमारा, ये है बशेश्वर महादेव का मंदिर। बशेश्वर महादेव ये अपभ्रंश हो गया है शब्द, शायद विश्वेश्वर महादेव इसका असली नाम हो। 8वीं शताब्दी में बनाया गया इसको, इस मंदिर को, और ये नागर शैली में बना हुआ है मंदिर। नागर शैली में मंदिर की पहचान क्या होती है? नागर शैली में जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, वहाँ एक छत्रनुमा आकृति बनी होती है, ठीक है, और उस पर ध्वजा लगी होती है। ये नागर शैली की खास पहचान है। आप लोगों ने पढ़ी होगी कई प्रकार की शैलियाँ, जिसमें पैगोडा शैली पढ़ी आपने। देखो मनाली तो गए होंगे आप, हडिम्बा माता के मंदिर के दर्शन किए आपने ना, तो वहाँ पे जो शैली है देखो, वो शैली अलग है मंदिर की, और यहाँ पे ये शैली अलग है। इसमें होता क्या है, ये मंदिर जो है एक ही पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर को आप ध्यान से देखेंगे ना सामने, तो ये एक ही पत्थर से बना है ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। इसमें सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। और दूसरी बात क्या है, जितना मंदिर ये ऊपर है ना, उससे नीचे वाला हिस्सा जो है वो भी गहरा है। तो कितना गहरा है ये कैसे पता लगेगा? नीचे कमल बना हुआ है इसमें, ऐसे कमल के ऊपर बना है। ये देखो, ये जो आपको सामने फ्रंट में दिख रहा है ना, फ्रंट इसकी आकृति, जहाँ 3 मंदिर दिख रहे हैं, बने हुए दिख रहे हैं ना, तो इस मंदिर में देखो बीच में ये गेट की तरह दिख रहा है ना, इस गेट से नीचे जितना है ना, ये इतना ही, ये वास्तव में इस गेट से नीचे भी है। ये जो हमारा मेन गेट है ना, उससे नीचे भी उसी तरह से जैसे ऊपर आकृति बनी हुई, देखो सेम दिख रही है ना आपको। 3 मंदिरों में जो आकृति दिख रही है, इसमें देखो पिलर लगे हैं, बीच में गेट है, उसके नीचे देखो कितना है नीचे को, फिर उसके नीचे फूल बना हुआ है, ठीक है। और ये इसकी विशेषता है मंदिर की। और इस मंदिर में जो है आपको अंदर भगवान भोलेनाथ विश्वेश्वर के रूप में यहाँ विराजमान है। और इसके चारों ओर जो है हमारे, इस तरफ देखेंगे आप दाहिनी ओर, तो भगवान गणेश जी विराजमान है। आप देखेंगे वो भी पत्थर की मूर्ति बनी हुई है वहाँ पे भगवान गणेश की। और उसके पिछली साइड जाएंगे आप, तो वहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी आपको देखने के लिए। और इस साइड आप देखेंगे साइड में, तो यहाँ महिषासुर मर्दिनी नाम से माता दुर्गा की मूर्ति जो है यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो आप सभी लोग देंगे, ये जो है 8वीं सदी के आसपास का बना हुआ प्राचीन मंदिर है। और कुल्लू में अगर आप देखेंगे ना, बहुत 200 साल पुरानी तस्वीर भी अगर कहीं देखेंगे आपको मिल जाएगी, तो ये मंदिर आपको बना हुआ कहीं ना कहीं आपको उसमें दिखेगा। और अपने इतिहास को यह दर्शाता है। पांडवों द्वारा बनाया गया है मंदिर। अब उतने साल पहले जब पांडव यहाँ आए, जब उन्होंने अज्ञातवास काटा यहाँ पर, अज्ञातवास के दौरान जो बारणावत में आए हो, इसको क्या बोलते थे? कुल्लू वाला जो मनाली वाला जो एरिया था ना, इसको बोलते थे पहले बारणावत। याद रखना इसको। भैया इतना घना जंगल होता था कि सूर्य की किरणें पड़ती थी तो नीचे नहीं पहुंचती थी दिन को, इतना घना जंगल। तो वहाँ पे किस राक्षस का राज हुआ करता था? हडिम्ब नाम के राक्षस का राज हुआ करता था। उसकी एक बहन थी हडिम्बा, ठीक है। बाद में जो है भीम के साथ उसकी शादी हुई थी, और घटोत्कच नाम का एक पुत्र हुआ था उनका। वो आप लोगों ने महाभारत में पढ़ी है स्टोरी सारी, ठीक है। तो ये उनका ही क्षेत्र आता था, और से ओरे ये उनका एक क्षेत्र आता था लगभग, ठीक है। तो ये है हमारे पास, अभी हम यहाँ बशेश्वर महादेव जी के मंदिर में, एक पत्थर से बना हुआ है। देखो पैगोडा शैली है, नक्काशी कितनी सुंदर जो है इस पत्थर के ऊपर की होगी। देखो उस टाइम तो कोई औजार नहीं थे, मशीनें नहीं थी कोई, पांडवों ने इसको हाथ से बनाया है, क्योंकि उन्होंने 1 साल का अज्ञातवास यहाँ गुजारा था। तो जहाँ जहाँ भी वो गए उन्होंने तपस्या की और इस तरह के निर्माण किए उन्होंने, ठीक है। ऐसे बहुत से आपको मनाली तक उनके कई जगह पर उनकी जो जहाँ पे उन्होंने तपस्याएं की, जहाँ पे उन्होंने कुछ निर्माण किया। लग गया बता? तो ये तो थी वोकेशनल एजुकेशन टूर पर आए हुए विद्यार्थियों के लिए जानकारी की कुछ एक झलकियाँ। इसके बाद हम सब ने भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन किए और कुछ एक छायाचित्र खींचे, और उसके बाद विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के बाद हम वापिस स्कूल की ओर लौट चले। यदि आप लोग भी हमारी इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो अवश्य ही आपने इस वीडियो से जो जानकारियां हमारे इन विद्यार्थियों ने प्राप्त की, आपने भी प्राप्त की होगी। और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे हम इसी प्रकार की कोई दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।